बीजापुर में स्पेशल स्क्रीनिंग होने जा रही है, बस्तर द लास्ट बैटल ऑफ नक्सल। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को? और मेरा ये इस बार कोशिश थी कि मैं डीआरजी के जवानों को दिखाऊं जो इस ऑपरेशन में शामिल थे, नक्सल मुक्त भारत का सपना जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से जो है पूरा किया। क्या बोले लोग? अच्छा लग रहा है, सब लोग घर वाले भी देख रहे थे, बोले कि बहुत अच्छा लग रहा है बोल के। कैसा लगा डॉक्यूमेंट? जी बहुत अच्छा लगा सर, मतलब उसको देख के एकदम मतलब रोना ही आ गया सर। मतलब घर वाले भी देख के ना बहुत मतलब इमोशनल भी हो गए थे थोड़ा, क्योंकि उसमें सर पूरा डॉक्यूमेंट्री में पूरा सच्चाई थी सर। मतलब एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से दिखाया गया था सर। इस डॉक्यूमेंट्री को देख के सर खासकर जो मतलब हिडमा के लिए प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, उसके लिए सबसे बेस्ट तमाचा है सर ये डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि ये बेस्ट है सर उनके लिए। जवाब जो कहते थे ए तुम्हें खिड़मा मारो हर घर से हिड़मा पैदा होगा, ये उनके लिए बेस्ट है सर जवाब। आप में भी डॉक्यूमेंट्री देखी, आपको लगा कि हमने वो सारी चीज़ें कवर कर ली हैं? जी बिल्कुल, आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से लेके आपने जो यहाँ की लोकल फोर्सेस हैं उनका कंट्रीब्यूशन और फ्यूचर में हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है उन चीज़ों को भी काफ़ी वेल बैलेंस तरीके से कवर किया है, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। जैसे कि उन लोगों के सर आधार कार्ड ही नहीं थे उनके पास। नहीं, आधार कार्ड अभी और भी कुछ कुछ गांव में कुछ शेष है। ये हमारा कंटिन्यू प्रोसेस है। हम लोग सप्ताह में 2 दिन अभी आधार शिविर लगाते हैं। मैं प्रयागराज का हूँ, मैं मानता हूँ कि जो काम हमारे यहाँ साल 2005 में हो गया था वो काम इन्होंने अब शुरू किया है। मतलब क्योंकि सड़क ही नहीं बनने दे रहे थे, जब अंदर जा ही नहीं पाते थे लोग, तो स्कूल कैसे बनते, योजनाएं कैसे पहुँचती। और फिर ये जो 5-7 स्कूल थे, अब 5-7 स्कूल होते होते आज हमारा बीजापुर ज़िले में शासन के प्रयासों से और हमारे जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में हमने 300 से ज़्यादा स्कूलें खोली हैं और लगभग हमारे इन स्कूलों में 10,000 बच्चे वापस बैक टू स्कूल हुए हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। और न्यूज़ पिंच का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि ये वीडियो दिखाने के लिए मैं दिल्ली से बीजापुर तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर आया हूँ। और ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि मैं अभी उस सिनेमा हॉल के बाहर, इकलौता सिनेमा हॉल है जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जो रीजन है उसका एक ज़िला है बीजापुर, इकलौता सिनेमा हॉल है शारदा सिनेमा बीजापुर। जो बस्तर डॉक्यूमेंट्री हमने शूट की तो मैं इसी सिनेमा हॉल के ऊपर 4 कमरे हैं, वो एक होटल की तरह है, ये उसी में रहता था और यहीं पर रह करके पूरी डॉक्यूमेंट्री शूट की थी। तो जब मैं शूट कर रहा था तब भी मेरा था कि मैं इस डॉक्यूमेंट्री को दिल्ली में कहीं प्रीमियर नहीं करूंगा, किसी फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर करने नहीं जाऊंगा। अगर सबसे पहला प्रीमियर मैं कहीं करूंगा तो बीजापुर के इसी सिनेमा हॉल में करूंगा जो आसपास के बस्तर के इलाके के लोग हैं, ताकि वो देख सकें। और मेरा ये इस बार कोशिश थी कि मैं डीआरजी के जवानों को दिखाऊं जो इस ऑपरेशन में शामिल थे, नक्सल मुक्त भारत का सपना जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से जो है पूरा किया। तो हमने निमंत्रण दिया, प्रशासन से भी यहाँ की बात की, तो फाइनली हम, जैसे आपने देखा होगा मुसहर डॉक्यूमेंट्री हमने जब बनाई थी तो मुसहर कम्युनिटी के लोगों के बीच जा कर के प्रीमियर किया था। हमने एक तरीके की नई शुरुआत की मीडिया जगत में हम हैं, तो मुझे लगता है कि जिनके लिए बनाई है एटलीस्ट उन तक तो पहुँचे। तो ये जवान आप देखोगे हमेशा ऑपरेशंस में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं और हमेशा ऑपरेशंस में ही या फिर किसी अभी भी जैसे आईडीज़ बड़े पैमाने पे लगी हुई तो उन आईडीज़ को निकालने में लगे हुए। तो मैंने कहा नहीं, इन तक ये डॉक्यूमेंट्री पहुंचानी है। तो बीजापुर में स्पेशल स्क्रीनिंग होने जा रही है, बस्तर द लास्ट बैटल ऑफ नक्सल, जिसे अभिनव पांडे और मेरे साथी असद दोनों ने मिलकर बनाई, पूरी न्यूज़ पिंच की टीम ने मिलकर बनाई। तो चलिए अंदर चलते हैं। श्री अभिनव पांडे जी, मैं उन्हें सादर यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। आइए सर। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और चाहूँगा कि आप इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में हमारे जवानों को और आप सभी को बताने का कष्ट करें। नमस्ते, कैसे हो आप लोग? देखो, मुझे नक्सलवाद पे आप लोग को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को सब मालूम है और आप लोगों ने सब कुछ खत्म किया। मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री की थोड़ी सी कहानी आप लोग को बताता हूँ। जब हम लोग डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे तो ये 9 दिसंबर की बात है। 9 दिसंबर की तारीख तक आप लोगों ने एक बड़ा ऑपरेशन बीजापुर में किया जिसमें 18 नक्सली मारे गए, जिस ऑपरेशन को जो दल था जिसको वेल्ला लीड करता था, तो आप ही लोग थे जिस ऑपरेशन को कंडक्ट किया, ऑफिसर्स थे। उसके बाद फिर एक सरपंच की हत्या हो गई थी, एक
ठेकेदार की, सड़क बनाने वाले व्यक्ति की, उसी आसपास। तो मैं उस गांव में था और उसके बाद आया तो उसकी गला काट करके हत्या कर दी गई थी। तो मैं एक सीआरपीएफ के कैंप में बैठा तो वहाँ अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बोला कि यार अभी क्या है कि ये बॉडी हेडलेस हो गई है, इनके टॉप जो है वो मारे जा चुके हैं या सरेंडर हो चुके हैं या उनका कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो रहा है, तो नीचे से ये कुछ भी कर रहे हैं। फिर अगले दिन मुझे जाना था, एक जगह है जहाँ पे सीआरपीएफ ने वो झूले वाला ब्रिज बना रखा है, आप लोगों ने देखा होगा, जो सीआरपीएफ ने रस्सी से बांध करके बना रखा है। तो रास्ते में मैं था तो मैं इनोवा गाड़ी थी, तो मेरे को लगा यार ये इनोवा सरकारी गाड़ी लगती है और कहीं अगर आईडी वाईडी में उड़ा दिया सरकारी अधिकारी समझ के तो बाद में तो ये माफीनामा लिख देंगे, हम तो जो है छोटे छोटे उसमें जो पेड़ पे मिलेंगे कहीं टंगे हुए। तो मैं अंदर गया और पालनार के पास जो कैंप है सीआरपीएफ का, तो 5 किलोमीटर कच्चा रास्ता था, तो उस रास्ते पे जा कर के हमको एक सीआरपीएफ कैंप दिखा। तो मैंने कहा यार अब इसके आगे गाड़ी नहीं ले जाऊंगा, अभी अंदर जाना है। तो आपके बीजापुर के अधिकारियों को मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को बाइक दिलवा दीजिए, तो 2 बाइक मिलेगी तो एक आध आदमी तो बचेगा अगर फंस गए तो 2 बाइक से हम लोग गए। सीआरपीएफ वाले ने कहा कि 5 बजे तक वापस आ जाना। फिर हम पत्रकारों के अंदर का अपना कीड़ा कि वहाँ पहुँच गए तो ये हो कि अब गाँव के अंदर भी जा कर के देख ले कि अंदर का गाँव कैसा। हम तो दिल्ली से आए हैं, हमको तो आइडिया है नहीं। गाँव के अंदर चले गए। गांव के अंदर जाने के बाद जो है वापस आने को हुआ तो 6 साढ़े 6 बज गया। अब दिसंबर के मौसम में शाम के 6 साढ़े 6 बजे लगता कैसे है कि रात के 10 बज रहे हों, अंधेरा होने लग गया। और इधर सीआरपीएफ वाले से हमारा जो गाड़ी का ड्राइवर वो डांट खा रहा है, यहाँ अधिकारियों को फ़ोन आ रहा है, ड्राइवर मेरा एकदम कायदे से डांट खा रहा है, तुम लोग पागल हो, तुम लोग को लग रहा है कि यहाँ मजाक चल रहा है, सामान्य जगह है ये, पूरा खूब डांट खा रहा है। इतना डांट खा चुका था कि सुबह सुबह जो है आप लोग के यहाँ फायरिंग रेंज में हमने शूट किया था, तो उसने फायरिंग कैसे होती वो सब भी देख लिया था। तो इतना मोटिवेटेड था कि अगर नक्सली आएंगे तो मैं हथियार लेके लड़ूंगा उनसे, इतना तक वो डांट खा चुका था। फिर मेरे साथ असद और तौफीक 2 कैमरा पर्सन थे और साथ में हमारे ये रौनक साथ में थे। रौनक को अच्छे से पता होगा, आपके बहुत यहाँ के लोकल बहुत जाने माने पत्रकार हैं, इन्होंने बहुत सरेंडर करवाए हैं कई सारे। तो हम लोग आते आते लेट हुआ तो फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। असद के फ़ोन में थोड़ा आगे आने पे नेटवर्क आया तो फ़ोन आया, तो ये लोग भी डांट खाए। सीआरपीएफ वाले बोल रहे क्यों नहीं आ रहे हो आप लोग, कहाँ रह गए, ये वो टाइप से। मैं रौनक को बोल रहा हूँ कि यार रौनक थोड़ा गाड़ी तेज़ चला लो। तो रौनक ने बोला कि भैया जो है ऐसी जगह पे जो कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं करते, अभी ऑपरेशन चल रहे हैं, यूजुअल चीज़ें करनी चाहिए, अनयूजुअल चीज़ें करने पे शक होता है। अब इतनी देर में असद और तौफीक ये दोनों बाइक लेकर के हमसे आधा किलोमीटर आगे निकल गए। अब हम इनको पीछे नहीं दिख रहे हैं, अंधेरा है। थोड़ी देर में क्या हुआ कि वहाँ पर इतनी देर में ये आधे किलोमीटर आगे थे, इतनी देर में असद के बगल से एक बंदा कंबल ओढ़े हुए और तेजी से बाइक लेके निकला और पूरा धूल धूल बाइक के सामने। अब इनके प्राण गए सूख, इनको लगा कि हमारा एम्बुश हो गया। ये कैसे भी बाइक पीछे घुमा के आए और एकदम ऐसा लग रहा है जैसे दौड़ के आए हो। अरे सर आप क्यों इतना देर कर रहे हो, वहाँ सीआरपीएफ वाला बहुत डांट रहा है और ये वो टाइप से, आप जल्दी चलो। तुमने कहा कोई बात नहीं, सीआरपीएफ वाले से हम चल के बात कर लेंगे। फिर हम धीरे धीरे वहाँ पहुँचे तो सीआरपीएफ वाले, भाई अब आप लोग तो यहाँ ग्राउंड ड्यूटी करते हो तो आपको पता होगा कि सीआरपीएफ के जो संतरी होते हैं उनको भी तो अंदर जाना होता है ना 6 बजे के बाद। सबसे ज़्यादा खतरे में तो वो है कि भाई हथियार लिए हुए। तो जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो मुझे देखे तो थोड़ा सा वो शांत हुए। फिर हम लोग जब गाड़ी में बैठने लगे तो उन्होंने पंच लाइन दी, बोला अगले 5 किलोमीटर ना कोई कैंप है ना कोई गांव है, अगर कोई रोकेगा तो उड़ा देना। अब सबके प्राण सूख के, ड्राइवर मेरा अलग डर रहा है, उसको कह रहा है सर मेरी नई शादी हुई है, सर मेरी नई शादी हुई सर, मेरे बच्चे हैं ये। मैंने कहा रुक जा भाई कुछ नहीं होगा। फिर जैसे गाड़ी में बैठे तो अगली लाइन बोली अगर सर पेड़ गिरा करके रोक लिया तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हमको फ़ोन मत करना। अब सब एक दूसरे को, मैं रौनक की तरफ देख रहा हूँ कि भाई कुछ तो बताओ। ये असद है, ये हमेशा जो है गाड़ी में कॉर्नर की सीट पे बैठने के लिए लड़ता था, बीच में जाके बैठा हुआ था दीवार से चिपक कर कि फायर आए तो मेरे लगे नहीं। मतलब हमारे लिए ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। 5 किलोमीटर जब हम लोग बाहर आ गए, तौफीक साथ में था, वो पूरे रास्ते कलमा पढ़ रहा था, जैसे हम लोग भगवान को याद करते हैं वो अपने भगवान को याद कर रहा था। बाहर आए जब पोल दिखा और सड़क दिखी तो मन ऐसा लगा कि उतर के खंबे को गले लगा ले कि बच के वापस आ गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्यूमेंट्री शूट हुई
और हमारे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था, लेकिन आप लोग के लिए कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोग तो लगातार ये कर रहे थे, और जिस तरीके का काम डीआरजी की फोर्स ने किया है, जो बस्तर पुलिस ने, बस्तर फाइटर्स ने या छत्तीसगढ़ की पुलिस ने, आमतौर पे डीआरजी को बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं बाहर कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें पता चल रहा था कि जो लास्ट नेल इन द कॉफिन की आखिरी कील ताबूत में आप लोग ठोक रहे थे, और हम उसके गवाह बने। और मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों की ये मेहनत दुनिया को दिखाई जानी चाहिए। दुनिया ने देखा, बहुत सराहा, बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों में से किसी की नज़र पड़ी होगी, बट मेरे दिल में हमेशा ये रहता है कि जिसके लिए बनाई है उसको ज़रूर जाकर दिखाऊं। मैं दिल्ली में बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम में बुक करके वहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, बहुत प्रबुद्ध लोग, बड़े लोगों को बुला करके वाहवाही लूट सकता हूँ, किसी फिल्म फेस्टिवल में जाके दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि जो आप लोगों ने किया है वो आप लोग को दिखाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात होगी कि जब आपके दोस्त, यार, साथी उस डॉक्यूमेंट्री में दिखेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। आप लोग न्यूज़ पिंच पे डॉक्यूमेंट्री देखने जा रहे हैं, बस्तर द लास्ट बैटल ऑफ नक्सल। और मैं जो दर्शक हैं उनको भी बता दूं कि ये बीजापुर है, और यहाँ के एक अधिकारी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त लोग कहते हैं कि अगर चांद पे भी कोई नक्सली पकड़ा जाएगा तो वो बीजापुर का होगा। और ऐसा कहने वाले अधिकारी हमारे सामने बैठे हैं, अमन जी, जो यहाँ के डिप्टी एसपी, और भी अधिकारी आ रहे हैं। चूँकि ये बहुत हार्डकोर इलाका रहा, यहाँ से बहुत सारे लोगों को भर्ती किया गया। आप वो डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे उन लोगों को ट्रैप में फंसाया गया, और इनकी जो बहादुरी है वो दिखेगी। तो बिना टाइम गवाए शुरू करें हम लोग। आप लोग तैयार हो? ठीक है, एक बार असद के लिए तालियां बजा दीजिए। चलिए, जोर ऐड करना चाहता हूँ आप लोग को बताने के लिए कि जो ये डॉक्यूमेंट्री शूट हुई है, तो इस सिनेमा हॉल का इस डॉक्यूमेंट्री से बहुत खास नाता है, क्योंकि यहाँ पे बीजापुर में होटल्स तो कम है। हम दिल्ली से आए थे, उस समय ऑपरेशन चल रहे थे, सारे पुलिस के लोग, अधिकारी सब बिजी थे। तो इस होटल के ऊपर ये डोंगरे दादा ने 4 कमरे भी बना रखे हैं, तो इसको, इस सिनेमा हॉल को होटल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो पूरे आपके बीजापुर में एयरटेल का नेटवर्क नहीं रहता है, तो 10-15 दिन में बिना किसी नेटवर्क के था, और वापस जब आता था तो यहाँ नेटवर्क मिलता था। इन्होंने, भाई साहब ने ऐसी व्यवस्था कर रखी कि ऊपर भी वाईफाई नहीं पकड़ता है, इनका वाईफाई सिर्फ इसी रूम में काम करता है। तो मैं लौट के आता था, फिर इनसे फिल्म लगवाता था, रात में कोई अकेले बैठ के देखता था पूरी फिल्म, और कई सारी फिल्में यहाँ देखी बैठ करके, और वाईफाई चलाता था, फ़ोन चलाता था। तो ये एक बहुत स्पेशल वजह है। ये डोंगरे दादा है, इनको भी थोड़ा सा दिखाया जाए कि, तो इनके लिए भी ताली। इन्होंने भी हमारी बहुत मदद की थी उस टाइम पे, और इसलिए ये सिनेमा हॉल बहुत ख़ास है। और देश में बहुत कम ही जगह है जहाँ पे सिंगल स्क्रीन के सिनेमा हॉल्स बचे हुए हैं, तो ये उनमें से एक सिनेमा हॉल है, और यहीं पे हम शुरू करने जा रहे हैं, बस्तर द लास्ट बैटल ऑफ नक्सल। शुक्रिया। तो कैसा लगा आप लोगों को? सही दिखाया हमने सारा? आप लोग तो रोज़ झेलते रहोगे सारा कुछ, तो इस बार पूरा आया, आप लोगों की भी बात आई, उधर की भी, सब पूरी बस्तर की बात आ गई है। मैं अब इस पर आगे बातचीत शुरू करूं। अच्छा, इसमें कौन कौन लोग थे जो दिख रहे थे डॉक्यूमेंट्री में? कोई ऐसा था जो दिख रहा था डॉक्यूमेंट्री में? ये दोनों दिख रहे थे। थोड़ा आप दोनों आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। ये जब हम बातचीत कर रहे हैं तो आपके ये 2 साथी आपको डॉक्यूमेंट्री में दिखे हैं। ये हैं बबीता, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ। ये बबीता हैं और आपका नाम दुर्गा है, और ये दोनों इस समय पूरे देश में बहुत पॉपुलर हो रखी हैं, क्योंकि इनका दबदबा है ना? दबदबा है ना? है सर, है ना जी। और ये दुर्गा हैं, जिनकी वो वीडियो आपने देखी होगी। हमने कहा कि नारी सशक्तिकरण की इससे मजबूत तस्वीर और क्या हो सकती है। तो आपकी मेहंदी अभी लगी है कि नहीं लगी? नहीं सर, नहीं लगाई हूँ सर। तो आप तक पहुंचा कि नहीं वीडियो? पहुँचा है सर। क्या बोले लोग? अच्छा लग रहा है, सब लोग, घर वाले भी देख रहे थे, बोले कि बहुत अच्छा लग रहा है बोल के। जो बस्तर का जो दिखा है और गांव का जो अंदर एरिया का, सबको देखे, घर वाले को भी अच्छा लगा, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। उनको पता चला कि आप क्या करते हो? जी सर, पता चला है, घर वाले को सब जानते हैं क्या करती है, सब पता है सर। जी सर।
तो हमने जो दिखाया है वो सही दिखाया है? जी सर, बहुत अच्छा लगा। और उसका जैसे बाकी देश के लोग हैं उनको आप बोलोगे कि ये क्यों देखना चाहिए? देखना चाहिए बस्तर में जो चीज़ होता है सर, और जो जो बाहर के लोग हैं वो नहीं देख पाते हैं, तो उस चीज़ को बस्तर में आके जो नहीं देख पा रहे हैं वो वीडियो के माध्यम से देखें। और बस्तर में अब लोग आ सकते हैं, खतरा नहीं है? जी सर, अब खतरा नहीं है, आ सकते हैं बाहर वाले। पक्का? जी सर। आप लोग हो, बचा लोगे? जी सर, सुरक्षा हम लोग देंगे सर उन लोग को। अब ऐसी नौबत नहीं आएगी सर, नक्सल मुक्त हो गया है। जी सर। ये आप ही का जिला सबसे लास्ट था, मजबूत एकदम यही? जी सर। कितने मारे आपने? सर अब बता नहीं सकती सर। गिनती नहीं कर सकते? जी सर। बहुत ऐसा भी कई बार हुआ होगा ऑपरेशन के दौरान, एक गोली बहुत आसपास से निकली होगी? ऐसा हुआ है सर। और जैसे जंगलों में जो धुआं दिखता है वो ऐसा लगता था कि कब हमारे पास से गुजर के चले जाए, पता नहीं चलता था। और हाँ जी सर। तुम्हें तो एकदम पूरा पूरा देश इस समय देख रहा है। हाँ जी। बहुत तुम्हारी बहुत तारीफ भी लोग कर रहे थे कि वो कौन लड़की है, तो मैंने कहा दोबारा जाऊंगा तो मैं मिलूंगा। हाँ जी। कैसा लगा डॉक्यूमेंट? जी बहुत अच्छा लगा सर, मतलब उसको देख के एकदम मतलब रोना ही आ गया सर। मतलब मेरे घर वाले लोगों को मैं दिखाना चाह रही थी और मैं दिखाई, तो देखे तो मतलब उनको पता चला कि नक्सली कैसे रहते हैं, क्यों बनते हैं, मतलब क्या मजबूरियां होती है, और पुलिस वाले कैसे रहते हैं, उनका स्ट्रगल कैसे होता है, मतलब बहुत कुछ उनको मालूम पड़ा घर वाले को। क्योंकि इससे पहले सर मालूम ही नहीं था कि हम कैसे अप्स करते थे और क्या क्या मतलब अप्स के दौरान हम लोग करते थे, और नक्सलियों से जो मतलब है मुठभेड़ उठभेड़ उस सब के बारे में दर्शाया गया सर। बहुत अच्छा लगा मूवी। मतलब घर वाले भी देख के ना बहुत मतलब इमोशनल भी हो गए थे थोड़ा, क्योंकि उसमें सर पूरा डॉक्यूमेंट्री में पूरा सच्चाई थी सर। मतलब एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से दिखाया गया था सर। पहले हमने कोशिश की कि पहले बताएं तो ये प्रॉब्लम क्या थी। लोगों को तो प्रॉब्लम ही नहीं पता ना। जी बहुत लोग को मतलब कन्फ्यूजन रहता था ना सर गांव वाले को कि नक्सलियों के प्रति, नक्सलियों को पुलिस वाले को प्रति। तो हम गांव वाले बोलते थे कि पुलिस वाले को अक्सर आम जनता को मार के ले जाते, तो उन लोगों को भी क्लियर हो गया कि सच्चाई क्या है, असल सच्चाई क्या होती है, वो इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत लोग को मालूम पड़ गया सर। हाँ जी सर, मतलब अब बहुत लोग को और भी मालूम पड़ जाएगा कि पुलिस वालों की लड़ाई क्या थी और नक्सलियों की लड़ाई क्या थी, वो किस वजह से बने, हम किस वजह से लड़े, वो सब डॉक्यूमेंट्री में दर्शाया गया है सर। लोगों को भी नहीं लगता था कि पुलिस क्या कर रही है, उनको लगता था पुलिस आम लोगों को मार देती है। जी मतलब कई लोग ऐसे ही बोल देते सर, इक्का दुक्का लोग, कि मतलब उन लोग को कन्फ्यूजन होता था ना कि नहीं ये पुलिस वाले मतलब हो जाता था सोशल मीडिया में कई लोग मतलब बोल देते थे कि ये आम जनता है, ये बोलते थे सर, तो हमको बुरा लगा। एक बात मुझे, मैं अधिकारी बताते हैं, इसे इनसे बात की तो पता लगा ये जो डीआरजी के जवान, इनका काम इतना चैलेंजेस भरा था कि न सिर्फ इनको जाकर के इनकाउंटर करना होता था, अगर इन्होंने किसी नक्सल को मार दिया, किसी माओवादी को मार दिया, तो उसके बाद उनकी बॉडी भी बाहर लेकर आनी होती थी। क्योंकि अगर ये बॉडी बाहर लेकर नहीं आए तो उसकी वर्दी उतार करके उसके नॉर्मल कपड़े पहना दिए जाएंगे, उसका हथियार हटा दिया जाएगा, और फिर इन पे आरोप लग जाता था कि ये आम आदमी को मार दिए, और फिर इन पे मानवाधिकार और तमाम चीज़ों के आरोप लगते थे। मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ जी सर, ऐसा होता था? हाँ जी होता था सर। अब इस डॉक्यूमेंट्री को देख के सर खासकर जो मतलब हिडमा के लिए प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, उसके लिए सबसे बेस्ट तमाचा है सर ये डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि ये बेस्ट है सर उनके लिए जवाब। जो कहते थे ए तुम्हें खिड़मा मारो हर घर से हिड़मा पैदा होगा, ये उनके लिए बेस्ट है सर जवाब। और आप क्या जवाब देते हो? जी हमारे तरफ से तो जवाब सर हम दे दिए हैं। आप उस जितने घर से हिडमा निकले, हाँ जी जी, मतलब आप इस डॉक्यूमेंट्री को दर्शा के सर आप बता दिए हैं हमारा जवाब। हम जो लोगों को देना चाहते थे वो आप इस डॉक्यूमेंट्री से दे चुके हैं जवाब। बबीता है डीआरजी की जवान, ये नारे नहीं लगाती, ये जवाब देते हैं कि जो इस तरीके की हरकत करेगा, ये हथियार उठाएगा, तो उसको उतने लोगों को ये मार देंगे। या सरकार ने तो सरेंडर कराया, सरकार की पॉलिसी बहुत अच्छी रही यहाँ पे कि अपनों की तरह ट्रीट किया। जो नहीं मान रहे थे तो जो गोली से माने गोली से, और जो बोली से माने वो बोली से, है ना? जी काफ़ी लोगों कितने ऑपरेशन में तुम रही? जी बहुत सारे सर, इधर अंड्री के ऑपरेशन में थी, गंगालूर के और मद्देड़ और अन्नापुर सर, इधर अबुजमाड़ एरिया, बहुत सारे ऑपरेशन में शामिल रही सर। कभी डर नहीं लगता था? जी मतलब फर्स्ट में स्टार्टिंग में लगा था सर डर, उसके बाद से कभी डर नहीं लगा, क्योंकि हमारे भैया लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं सर, मतलब मोटिवेट करते हैं, मनोबल मतलब नहीं यहाँ पे डरना नहीं है, हारना नहीं है, मतलब कमज़ोर नहीं होना है, ऐसे हमारे भैया सर लोग भी बहुत मोटिवेट करते थे। अभी तक कितनी उम्र है? मैं सॉरी, लड़कियों की उम्र नहीं पूछनी चाहिए। हाँ जी 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 28 सर अभी रनिंग है। 28। शादी हो गई आपकी? नहीं हुई है सर, बैचलर हूँ। बैचलर हो? हाँ जी।
अभी आप मोस्ट एलिजिबल बैचलर में से हो इस देश के, है ना? आपको लोग देख के आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। जो आपने किया है वो मजाक का काम नहीं है, मतलब। जी बहुत चैलेंजिंग था सर। अच्छा, आपके ऑफिसर्स कैसा सपोर्ट करते हैं? जी बहुत मतलब नक्सल अप्स के दौरान जैसे हमको नक्सल अप्स के लिए रवाना होना पड़ता था, तो हम लोग को यहीं से सर लोग पूरा मतलब जितना भी है बता देते थे, किस जगह में ठहरना है, किस जगह में कैसे मतलब उस मुठभेड़ को कैसे अंजाम देना है, सब कुछ, और बहुत मोटिवेट करते थे सर। यहीं से मतलब हमारे जो मतलब मनोबल है बहुत बढ़ा देते थे सर। वहाँ जा मतलब इतना मनोबल बढ़ा देते थे कि हम यहाँ से जाएँ, अब अप्स को जो है मुठभेड़ को उसको सक्सेस करें और आए, इतना तो मनोबल बढ़ा देते थे सर। बट आप लोग सक्सेसफुल हुए, आप सबको बहुत सारी बधाई। आपके ऑफिसर हैं यहाँ पे बैठे हुए, इनके नेतृत्व में बहुत सारी, ये बहुत शाही ऑफिसर हैं, कैमरे पे आने से बहुत बचते हैं, बट थैंक यू सो मच, आप लोगों ने काम किया। और थैंक यू कि आप लोगों ने ये अरेंज भी कराने में मदद की कि इन जवानों को हम दिखा सकें। बट आज के टाइम पे जब आप यहाँ पोस्ट हुए थे, आपकी पोस्टिंग तब हो गई थी जब यहाँ पे ऑपरेशन चल रहे थे, और वो जो हमने डॉक्यूमेंट्री में ऑपरेशन दिखाया है उसमें भी आप उसको लीड कर रहे थे। कितना डिफरेंस आ गया है मार्च से लेकर अभी अगस्त तक? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और अगर ख़ास करके बीजापुर की बात करें तो इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो बीजापुर एक ऐसी जगह रही है जहाँ सीपीआई माओविस्ट का आरपीसी लेवल से लेकर सेंट्रल कमेटी लेवल तक जो पॉलिटिकल और मिलिट्री विंग दोनों था, वो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा इंटैक्ट था। और यहाँ से फॉर मैनी रीजंस उनको बहुत ही बड़े लेवल पर रिक्रूटमेंट भी मिली थी। तो इसलिए यहाँ सब, मैं अगर कहूँ तो सभी डिस्ट्रिक्ट, हालांकि सभी लैंडस्केप्स का अपना अपना चैलेंज है, बट बीजापुर वॉज पर्टिकुलरली चैलेंज बिकॉज यहाँ पे इनके मिलिट्री कंपोनेंट भी बहुत ज़्यादा थे, और आईडी का थ्रेट बिकॉज ऑफ द मिलिशिया एंड अदर पैरेलल स्ट्रक्चर्स बहुत हैवी था। लेकिन लास्ट 2 इयर्स में, और ऑफ कोर्स इसकी जड़ें बहुत पहले डाली गई थी, लेकिन लास्ट 2 इयर्स में जो ऑपरेशंस हुए सक्सेसफुली वो हुए, चाहे करिकुट्टालू हिल्स का ऑपरेशन हो, चाहे इनके सीनियर लीडर्स का न्यूट्रलाइजेशन हो, उन कारणों से बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है। एंड इट हैज़ ओपन पाथ फॉर डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स, क्योंकि अल्टीमेटली ये लड़ाई इट वाज नॉट फॉर द सेक ऑफ इट। पर्पज़ ये था कि प्रशासन और उसके अलग अलग विभाग इसके एकदम अंदरूनी क्षेत्रों तक जा सके, विकास इसके अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुँचे, ताकि यहाँ जो ह्यूमन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट इन जनरल की ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। सो आई वुड से मतलब लास्ट फ्यू इयर्स में बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है यहाँ पे। जैसे हमने बहुत सारे एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश की, हमें आपने भी डॉक्यूमेंट्री देखी, आपको लगा कि हमने वो सारी चीज़ें कवर कर ली हैं? जी बिल्कुल, आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से लेके आपने जो यहाँ की लोकल फोर्सेस हैं उनका कंट्रीब्यूशन, और फ्यूचर में हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है उन चीज़ों को भी काफ़ी वेल बैलेंस तरीके से कवर किया है, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच, आप लोगों के सहयोग की वजह से मैं ये कर पाया। बट आप जैसे बीजापुर को बता रहे थे, तो हमने एक तरीके से बस्तर जो लास्ट बैटल ऑफ नक्सल शूट करने के लिए सही जगह चुनी थी। जी बिल्कुल, इससे बेहतर जगह शायद नहीं होती, बिकॉज दिस वॉज इंडीड मतलब ख़ास करके जो इस इशू से जुड़े हुए हैं, जो इसकी जानकारी रखते हैं, उनके माइंड में कभी ये डाउट नहीं था कि ये जो बस्तर है, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दिस वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी द लास्ट फ्रंटियर ऑफ दिस फाइट। सो जो आपका प्रश्न है क्या ये सही जगह थी, ये बिल्कुल सही जगह थी। यहाँ तीनों स्टेट के ट्राई जंक्शन पे करिकुट्टालू हिल्स है, यहाँ नॉर्थ में माड़ है, इंद्रावती एक रिवर है जिसने एक जोग्राफिकल और कल्चरल रोल प्ले किया है। यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट हैं, और यहाँ की चूँकि नक्सल्स को यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे उनका पेनिट्रेशन बहुत अच्छा था, तो यहाँ आपको पूरा नक्सलिज्म का एक जो सिनॉप्सिस होता है वो यहाँ बहुत अच्छे से मिला, और आपने उसको यहाँ काफ़ी लंबे समय रह के कवर किया। सो येस, इट वाज द परफेक्ट प्लेस टू शूट द डॉक्यूमेंट्री। यहीं पे मैं रहता था, इसी सिनेमा हॉल के ऊपर। बट लास्ट थिंग मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लास्ट 2 ईयर वाज गेम चेंजर। मतलब एकदम से ऐसा लगा 2 साल पहले तक जो यहाँ ऑफिसर पोस्टेड थे, या जो यहाँ पे हमारे लोकल जर्नलिस्ट थे, उनसे भी हम पूछते थे ना तो वो हंसते थे, या बोलते थे यार ये मजाक नहीं है, कोई कह देता है तो ऐसे नहीं होता है। ये कोई फैक्ट्री नहीं बना रहे हैं कि आपने एक डेडलाइन तय कर दी और उस डेडलाइन में हो जाएगा। गवर्नमेंट ने कैसा रोल प्ले किया, और ख़ास करके जब हम नक्सल मुक्त भारत की बात करें तो UHM अमित शाह जी की भी बहुत बात होती है, जो यहाँ के HM है विजय शर्मा, उनकी बात होती है। आपने एज अ ऑफिसर
क्या चेंजेस देखे, मतलब गवर्नमेंट साइड से आप लोग को कितना सपोर्ट था? देखिए, पॉलिटिकल रिजॉल्व इसमें डेफिनेटली बाय फार द मोस्ट डिसाइसिव फैक्टर था, ठीक है। और उसमें जब आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ डायरेक्शन मिलता है, तो आपको भी फिर काम करने में मज़ा आता है, एक फ्रीडम महसूस होता है, आपका भी माइंड एकदम क्लियर रहता है कि ये मेरा काम है, ये मेरा रिसोर्सेज है और आई हैव टू डू इट। तो पॉलिटिकल डिसाइसिवनेस एंड द सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑफ सीनियर्स, क्योंकि इस ऐसा नहीं है कि सिर्फ लास्ट 2 साल में ही हुआ है, इसकी नींव बहुत पहले से डली हुई है। जैसे कि आपकी डॉक्यूमेंट्री में भी आपने कई ऑफिसर्स के इंटरव्यू लिए और उससे आपको भी रियलाइज़ हुआ होगा कि यहाँ कई लोगों को इसके बारे में एक जो नॉलेज बैंक होती है, अ लॉट ऑफ पीपल न्यू लॉट ऑफ थिंग्स। कई सारे जैसे कैंप्स लगाना हो, कैंप्स किस पैटर्न में लगेंगे, पहले कहाँ लगेंगे, बाद में कहाँ लगेंगे, इस काफ़ी सारा इसमें जो नॉलेज बैंक होता है, जो जनरेशन्स ऑफ ऑफिसर्स एंड द जनरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी के थ्रू आता है, वो सब एक साथ आया और कई सारे फैक्टर्स का एक जो परफेक्ट ऑप्टिमम सिनर्जी डेवलप हुआ, तब ये रिजल्ट आया है। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एक बहुत ही क्लियर डायरेक्शन और क्लैरिटी ऑफ थॉट का इसमें सबसे बड़ा योगदान था। नहीं, ये बात तो, और ऑफिसर्स ने बहुत ही, पूरी उनकी टीम ने आप देखोगे तो बहुत कमाल का काम किया। आप लोग बस्तर डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखो, बट जो फोर्सेस थे, जैसे जो यहाँ की लोकल फोर्सेस के अलावा जो CAPF है, जो CRPF के जवान, जो कोबरा के जवान हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की। और जो अमन जी कह भी रहे थे, अभी अमन जी यहाँ पे बीजापुर में डिप्टी SP हैं, तो ये जो बात कह रहे थे उसका सार यही है कि FOBs बनाई जाती थी, सड़क बनती थी, फिर आगे फोर्सेस बनती। फोर्सेस के अलावा जो प्रशासन के अधिकारी थे, जैसे ये SDM साहब हैं बीजापुर के बैठे हुए, ये तहसीलदार हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका भी बहुत मेजर रोल है। बहुत डिसाइसिव चेंज जो है लाया गया, ऐसे लाया गया कि ये तो बंदूक से बैटल कर रहे थे, ये जो प्रशासन था, जैसे DM बीजापुर हो या फिर पूरे बस्तर में जो IAS IPS के अलावा जो लोकल में प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन्होंने अंदर, आप देखेंगे जब डॉक्यूमेंट्री में कि एक पानी की टंकी लगी है, तो जिस गांव में जाने के लिए सड़क नहीं थी, उस गांव में इतनी बड़ी टंकी कैसे लगी? आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए। जहाँ जाने के लिए नदी पार करके स्कूल पहुँचना पड़ता है, तो वो स्कूल कैसे पहुँचे, कैसे किया आप लोगों ने, थोड़ा इसको बताएंगे SDM साहब? हाँ सर, जब मेरी पदस्थापना यहाँ पर जनवरी 2024 में हुई, उस समय नक्सल बहुत उसका जो आगे रणनीति थी बहुत फास्ट चल रही थी। तो जैसे जैसे पुलिस के द्वारा कैंप स्थापित किए जाते थे, हम प्रशासन की ओर से तत्काल वहाँ पर हमारा जो तहसीलदार वहाँ पर जाते थे, है ना, और जो कितने एरिया में कैंप बनना है उसको सीमांकन करके फिर उसको हम साथ पुलिस के साथ उसमें कैंप में सहभागी बनते थे। फिर उसके बाद उस गांव में एक नियत निलनार योजना के तहत हम उस गांव में पहले सर्वे करते थे। ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब जी का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने भी इस योजना का जिक्र किया था। इसका मतलब क्या होता है और ये इस योजना क्या है, क्या जो नियत निलनार योजना में हम हर गांव को एक सैचुरेशन मोड में रखे थे कि हर व्यक्ति के, हर परिवार के पास पहले तो हम सर्वे करते थे पहले मोड में कि उस व्यक्ति के पास क्या क्या है और क्या नहीं है, और क्या नहीं है तो फिर उसके बाद उसको हम पहले एक चरण में हमारी प्राथमिकता रहती थी कि उस गांव में हर व्यक्ति के पास, हर परिवार के पास राशन कार्ड रहे, उनके जॉब कार्ड रहे। बेसिकली आपने उनके लोगों को बताया कि असली सरकार ये होती है। और हम हर बच्चों को उनके जो बच्चे थे उनके हर परिवार को हमने राशन जाति प्रमाण पत्र बनाया पहले। फिर उसके बाद उस परिवार के अगर मुखिया का जाति प्रमाण पत्र बन गया तो हम उनके बच्चों को जाति प्रमाण पत्र बनाए। फिर हम एपिक कार्ड बनाए पहले, फिर जन्म प्रमाण पत्र बनाए। फिर उसके बाद हम सेकंड मोड में हम इनका आधार कार्ड और जो बैंक का जो खाता है वो, फिर उसके बाद थर्ड में फिर हम इसका आयुष्मान कार्ड का प्रोसेस, ये लगातार हर परिवार का, हर गांव का हमने अलग अलग समय में से। इस स्कीम का मतलब ये है कि जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं एंड जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि उन्होंने एपिक कार्ड वगैरह बताया, खाता, आधार कार्ड, ये सब एक बार बन जाता है तो आदमी कई सारी स्कीम्स का फ़ायदा ले सकता है। अब जैसे अगर किसी ट्राइबल बच्चे को स्कॉलरशिप मिलनी है, उसके लिए उसका पहले स्कूल में इनरोलमेंट होना चाहिए, करेक्ट कैटेगरी के अंदर होना चाहिए, उसके आधार कार्ड होना चाहिए, उसका आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ये सब हो पाएगा तभी वो स्कॉलरशिप का लाभ ले पाएगा। सो यू नीड टू प्रिपेयर अ फैमिली एंड अ विलेज
टू फर्दर रिसीव बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, ये उसके लिए सेचुरेशन लेवल तक पहुंचने के लिए है। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ जर्नी, मतलब कभी किसी केस में आपको थोड़ा ज़्यादा, कोई अगर गांव बहुत दूर है तो समय लगेगा, कोई अगर आराम से एक्सेस कर पाए हैं उसको तो थोड़ा तेज़ी से होगा। ये है कि थोड़ा अभी मतलब आप जब डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बस्तर में बहुत काम होना बाकी है। और मैं प्रयागराज का हूँ, मैं मानता हूँ कि जो काम हमारे यहाँ साल 2005 में हो गया था वो काम इन्होंने अब शुरू किया है। मतलब क्योंकि सड़क ही नहीं बनने दे रहे थे, जब अंदर जा ही नहीं पाते थे लोग, तो स्कूल कैसे बनते, योजनाएं कैसे पहुंचती, सरकार ही नहीं पहुंच पा रही थी तो योजनाएं कैसे पहुंचती। खैर ये यहाँ पे यंग तहसीलदार पोस्टिंग है इनकी। आपका नाम रविंद्र है ना? रविंद्र सिन्हा सर। तो एक बार बताओ, जैसे आपकी पोस्टिंग कब हुई है? मेरा मई 2025 में यहाँ पोस्टिंग हुआ था। मई 2025। तो क्या लगा आकर के यहाँ पे, और जो ट्रेनिंग अभी तो आपकी नई ज्वाइनिंग है, ट्रेनिंग में देखा सुना, यहाँ के चैलेंजेस क्या लगे और क्या चेंजेस आपने अपनी आंखों के सामने देखे और आप लोगों ने किए क्या? स्टार्टिंग में जब मैं रायपुर से नीचे उतरा तो वो मेरा पहला था। जैसे जैसे मैं इधर आते गया तो वो मतलब पहली बार मैं बस्तर आया था। तो स्टार्टिंग में हम लोग अंदर नहीं जाते थे, लेकिन जैसे ही अब खुला है, जैसे 31 मार्च 2026 के बाद, तो एसडीएम साहब ने मेरे को एक दायित्व जैसे दिया है आधार कार्ड शिविर लगाने के लिए। जैसे आप पेदा जोजेर गांव का मैंने देखा, इसमें वहाँ मैंने शिविर आयोजित किया था। तो हम लोग एक दिन में 110 आधार कार्ड बनाए थे। आपने एक गांव कचीलवार को जैसे कवर किया है, वहाँ भी हमने लगाया था शिविर। वहाँ भी हम लोग 2 शिविर लगाए, दोनों बार 80 प्लस हमने आधार शिविर बनाए। जैसे कि उन लोगों के आधार कार्ड ही नहीं थे उनके? नहीं, आधार कार्ड अभी और भी कुछ गांव में कुछ शेष है। ये हमारा कंटिन्यू प्रोसेस है। हम लोग सप्ताह में 2 दिन अभी आधार शिविर लगाते हैं 2 तहसील में, क्योंकि आधार के बिना बाकी जो सरकार की योजनाएं हैं वो उन्हें नहीं मिल पाती है। इसी कारण सबसे बेसिक है आधार। और ये तो चलो आप जो बता रहे हो ये तो कर रहे हो, आप अंदर गए, जैसे लोगों से इंटरेक्शन हुआ, तो ऐसा क्या सुने कि बहुत बिजार लगा कि मतलब सुन करके लगाओ कि यार वो आप लोग को देखता हो तो लगता अच्छा ये साहब आए हुए हैं, उसको थोड़ी नहीं पता होता कि कौन तहसीलदार है कौन एसडीएम, उसको तो ये लगता है साहब आए हुए हैं। वो उनको ये महसूस हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी में भारत सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार दाखिल हो रही है। जी, हम लोग जैसे अंदर जाते हैं, उन लोग कभी जैसे हम लोग मेट्रो सिटी देखते हैं, मॉल वगैरह, ये सब उन लोगों को ये सब कुछ नहीं पता है। हम लोग वहाँ जाते हैं तो उनके लिए गाड़ी भी वहाँ पहली बार हमारा जैसे जा रहा है तो वो भी उनके लिए नया रहता है। ऐसा भी रहता है, उन लोग हमारा मतलब एक कार भी जा रहा है तो वो भी चीज़ उन लोग देखे नहीं रहते हैं, ऐसा रहता है। जी अभिनव जी, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग तो पहले भी और अभी भी गाँव में आते जाते रहते हैं। व्हाट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस कि पहले लोग डरते थे बात करने से, मतलब वो बात नहीं करना पसंद करते थे, बिकॉज हो सकता है वो श्योर ना हो हमारे इंटेंशंस को लेके। और लेकिन एक बड़ा रीज़न था कि वो नक्सलियों का डर था कि भाई हम बात करते देख लिया, बाद में पूछेगा क्या बात कर रहे थे, नहीं कर rहे थे। तो हमको भी लगता था कि शायद इनको पता ना हो कि गवर्नमेंट इनके लिए क्या कर सकती है, इनका क्या अधिकार है, इन्हें क्या मिलना चाहिए, ये क्या डिज़र्व करते हैं। लेकिन अब पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, अभी ज़िले के एसपी कलेक्टर दोनों बहुत दूर दराज के एरिया में भी साथ साथ जाते हैं, हम लोग भी उनके साथ चलते हैं। पूरा जो आपका अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं साथ में चलते हैं। व्हाट वी हैव रियलाइज कि पीपल नो व्हाट गवर्नमेंट शुड डू फॉर देम एंड व्हाट दे डिज़र्व। दोनों उनको बहुत बढ़िया से मालूम है और वो अब उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से रख पाते हैं। तो ये फ़र्क तो मतलब मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है कि पहले लोग आपसे कितना खुल के बात नहीं कर पाते थे और अब कितना आराम से मतलब बैठ रहे हैं। फिर अब कोई ऐसी बात नहीं है कि अरे शाम हो गया निकलना है या ये कोई आ जाएगा, नहीं, आराम से बैठ रहे हैं। कहीं अगर मान लीजिए किसी गांव से गुजर रहे हैं और 5 बज गए, 5:30 बज गए, कोई दिक्कत नहीं है, 8-9 बजे तक भी बैठे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से, लोग अपनी बात रख रहे हैं अपनी। तो उसमें फिर उसी से कई बार सॉल्यूशंस निकल के आते हैं लोकल प्रॉब्लम्स के, कि वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ क्या प्रायोरिटाइज़ किया जा सकता है। सो ये एक डिफरेंस आया है जो पहले जो था और अब में वो ये डिफरेंस नहीं है, मैं ये मानता हूँ। अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक चला नक्सल मुक्त भारत, मैं ये मानता हूँ कि अभिशाप मुक्त हुआ है भारत जो है। ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म था, जिसको प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा बिगेस्ट थ्रेट ऑफ इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उस पर यही बात बोली कि इसको ख़त्म करना है। और यूएचएम का रोल जो है अमित शाह जी का, वो अलग ही तरीके का दिखता है यहाँ की छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट का। बट ये आप सोचिए कितना बड़ा बदलाव। हम आप जिन इलाकों से आते हैं वहाँ अपने अधिकारी के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं सर ये काम करवा दो, उनको लेटर देते हैं, ये करते हैं। आप सोचो कि इस इलाके में कितनी बड़ी आबादी रही होगी जो सालों तक गांव से बाहर नहीं निकली, जो क्योंकि नक्सलियों का डर था। अगर पुलिस
काम करती थी। अगर कोई बाज़ार आया, पुलिस ने उससे पूछा कि भाई अंदर कोई नक्सली आया था क्या, तो वो जब वापस जाएगा तो नक्सली उससे पूछताछ करते थे। अगर नक्सली के साथ दिख जाए तो पुलिस उससे पूछताछ करती थी कि गांव में तुम्हारे नक्सली आया था क्या। दोधारी तलवार के बीच में लोग फंसे हुए थे और उनको निकाला गया। तो ये मैं मानता हूँ कि अभिशाप मुक्त हुआ है। आप लोग तो सर बहुत पहले से हो यहाँ पे, क्या अभी आप क्या देखते हो? अभी मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ सर। थोड़ा इधर आइए, लाइट इधर अच्छी पड़ेगी, आइए इधर आइए। तो क्या आपके स्कूल हमने दिखाए हैं, आपके ऐसा कुछ दिखा कि जो आपने किया हो? हमने तो बचपन से ही नक्सली घटनाओं को सुना और देखा और इसके आतंक के अभिशाप से भी लोगों को जूझते देखा। और सबसे ज़्यादा जो दौर जब आया 1980 के बाद, तो काफ़ी घटनाएं बढ़ने लगी और 2000 आते आते नक्सलियों का जो प्रभाव था ज़िले में काफ़ी हद तक बढ़ गया, उनकी घटनाएं भी काफ़ी बढ़ी। और 2005 का जो सलवा जुडुम का दौर था और लगभग हमारे 350 स्कूल आश्रम बंद हो गए, सैकड़ों गांव के लोग विस्थापित हो गए, कैंप में आगे रहने लगे, तो हमारी स्कूल शिक्षा पर बहुत ज़्यादा एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। और यह लगातार चल रहा था। फिर 2014-15 से हमने एक छोटी सी शुरुआत की थी कि एक दो गांव थे जो कैका कडेर साइड के थे, हमने वहाँ पर स्कूल खोलने का एक शुरुआत किया था। एक बहुत एक इनिशियल स्टेज था वो, और उस समय हमने 8 से 10 स्कूलों को प्रारंभ किया था। और वो रफ्तार उसकी धीमी थी क्योंकि उस समय जो ग्रामीणों का जो विश्वास था वो प्रशासन के प्रति और शासन के प्रति बहुत कम हो गया था। तो हमने एक छोटा शुरुआत किया और एक विश्वास की और हमारा मतलब एक कोशिश किया गांव के लड़कों के ज़रिए। हमने उनको अपने साथ मिलाया और कहा कि आप गांव में स्कूल खोलोगे तो आपके बच्चे ये पढ़ेंगे और फिर गांव का एक माहौल भी बदलेगा। तो जब शुरुआत दौर में गए तो गांव वाले हमारे पर भी भरोसा नहीं करते थे। वो टाइम लेते थे कि 10 दिन बाद आना या 12 दिन बाद आना। फिर वो फिर से एक दोबारा मीटिंग होता था, तो पूरे गाँव के फिर कुछ ज़्यादा लोग भी आते थे उसमें, गांव के पटेल कोटवार सब लोग शामिल होते थे। फिर एक स्कूल खोलने की शुरुआत हुई और धीरे धीरे जो एक विश्वास का जो एक सिस्टम था हमारा वो बनते गया। और फिर ये जो 5-7 स्कूल थे, अब 5-7 स्कूल होते होते आज हमारा बीजापुर ज़िले में शासन के प्रयासों से और हमारे जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में हमने 300 से ज़्यादा स्कूलें खोली हैं और लगभग हमारे इन स्कूलों में 10,000 बच्चे वापस बैक टू स्कूल हुए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है मतलब। अच्छा एक बात तो अमन जी, स्कूल को क्यों टारगेट करते थे माओवादी? मतलब ब्लास्ट करते थे, हमने सुना है स्कूल उड़ा देते थे। देखिए, मुझे इसका 2 लेवल पे कारण लगा। एक उन्होंने जो सबको बताया वो ये था कि भाई स्कूल में जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस आके रुकती हैं ऑपरेशन के दरमियान। लेकिन अब यहाँ आपकी आबादी देखेंगे, आबादी के अनुसार ही साइज़ है स्कूल का। आपने भी एक स्कूल को कवर किया है, वहाँ कितना फोर्स आके रुक सकता है ये आप भी जानते हैं। मुझे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा वो एक प्रकार का पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, क्योंकि कई चीज़ों की तरह जैसे ग्राम पंचायत का भवन है या स्कूल है, ये इट्स ए सिंबल ऑफ गवर्नमेंट। उसके थ्रू गवर्नमेंट वर्तमान जनरेशन ही नहीं, नेक्स्ट जनरेशन भी एक नेशनलिज्म से, मॉडर्न एजुकेशन से, मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग से जुड़ता है। उनको वो लिंक तोड़ना था। उनको ये इंश्योर करना था कि वो जो सोचें, मेन आप किसी पे कंप्लीट कंट्रोल कब कर सकते हैं? जब आप उसकी सोच पे कंट्रोल कर लें। तो ये था कि ये क्या सोचें, आदमी एजुकेशन के थ्रू ही सोचता है, उसको कैप्चर करना था। तो मुझे मेन रीज़न ये लगता है इसका। बहुत बड़ी बात है। मैं जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्री में जो यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट है युकेश ने ये बात बोली ना कि यहाँ ब्रेन वॉश नहीं किया गया, वो इंटीग्रेटेड ब्रेन था कि वो माओवादियों के बीच में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसी सोच का हो रहा है। और चूंकि मैं बार बार अपने दर्शकों से भी कहता हूँ कि भाई जब हम घूमने जाएंगे शिमला मनाली, तभी तो हमारे सपने में स्विट्ज़रलैंड आएगा। हमने देखा ही नहीं शिमला मनाली, या हम घूमने आएंगे बस्तर, तो हमको जब बस्तर में वो फॉल जाकर देखेंगे तब हमारे सपने में नायग्रा फॉल आएगा। यहाँ तो जब मैं गांव में जाता था पूछता था क्या बनना है बच्चों को, क्या बनाना है, तो उन्हें पता ही नहीं क्या बनाना है। मतलब उनके सपनों को मार दिया गया। उनके सपने में भी दाल चावल आ रहा है। आपने जो बात कही मैं इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि मुझे उस व्यक्ति का चेहरा याद आ रहा है। मैंने उससे पूछा बच्चों को क्या बनाओगे, तो उसको पता ही नहीं क्या बनाना है। मैं छोटे बच्चों से पूछ रहा हूँ क्या बनना है, तो वो उसमें से बहुत पूछने पे एक बच्चे ने बोला साहब बनना है। उसको नहीं पता साहब क्या होते हैं, SDM कोई पोस्ट होती है, IPS कोई पोस्ट होता है, तहसीलदार या ये वो, उसको ये बस साहब बनना है। अब ये जब आप लोग कह रहे हो तो लग रहा है कि यार कितना हमने तो एक कोशिश की कि इसको देश तक पहुँचाएँ, दुनिया तक पहुँचाएँ, बट आप लोगों ने बहुत कमाल का काम किया। लास्ट में सर एक बात बता दो मेरे को, आप पहले जब स्कूल बनाने जाते थे तो क्या डिफरेंस होता था, अब जाते हो तो? एक तो आपने बोला कि
बस्तर में हर आंख जो है, मैंने जितना नोटिस किया अंदर गांव में, वो आपको बहुत शंका की नज़र से देखता है कि ये कौन है, क्योंकि वो आदत नहीं है उसको और हर तरफ से वो छला गया है, तो भरोसा नहीं करता आदमी। ये तो आपने बता दिया, बट मुझे फोर्सेस के लेवल पे बताओ, पहले जाते होगे तो पार्टी वाले मिलते होंगे ना आपको? ऐसा डायरेक्टली ऐसा कोई नहीं मिलता था, मतलब उन लोग छुपे हुए तरीके से मतलब उनके लोग आते थे, बात करते थे। कभी सामने से कोई ऐसा नहीं कि कोई बंदूक लेके आ गया और मिल लिया, ऐसा नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ भी तो बहुत रेयरली ऐसा कंडीशन आया। लेकिन मेनली जो स्कूल खोलने के पीछे जो बहुत बड़ा एक हमारा जो एक सेटबैक होता था, वो लोग बहुत टाइम लगाते थे। मतलब स्कूल खोलने के लिए उनके अंदर एक रुचि नहीं होता था। वो गांव वालों को इतना डिप्रेट करके रखते थे कि गांव वाले अपने तरफ से स्वयं मुंह नहीं खोलते थे कि हमको स्कूल चाहिए। बट एक बात बताओ, पहले तो ऐसे बहुत सारे इलाके होंगे जहाँ आपको जाने से पहले डर लगता होगा या जाने से पहले परमिशन लेनी होती होगी उन तरफ से कि अगर वो आने दे तब आप जाओगे, ऐसा होता था? ऐसा होता था, क्योंकि हम लोग स्कूल खोलने तभी अंदर घुस पाए जब हम किसी गांव के किसी युवा को या लड़के को हम पहले पकड़ते थे, उससे बात करते थे, उसको फिर गांव भेजते थे, फिर वो गांव वाले से बात करके आते, फिर हमारे पास आता था, फिर हम उसके साथ जाते थे। ऐसा होता था। और अब तो अब भाई अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो अभी हमारा सबसे लास्ट स्टेज था हमारे के पिड़िया क्षेत्र है, गमपुर है और मिर्गान घोटुल है, जो पिछले 21-22 सालों से बिल्कुल बंधक बना हुआ था। इसी साल जिला प्रशासन ने वहाँ पर 11 स्कूलों को खोला है और लगभग वहाँ पर 550 बच्चे वापस स्कूल में आए हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार से आप लोग को क्या आदेश है? छत्तीसगढ़ सरकार ने तो स्कूल खोलने के लिए हमेशा परमिट दिया था, है ना। हमारे जो जिला प्रशासन में कलेक्टर सर रहते हैं, उन्होंने हमेशा इंकरेज किया और पीछे से एक बैक सपोर्ट था, हम तभी उतना आगे बढ़ पाए। ये तो हम इतना आगे नहीं बढ़ पाते। तो पिछले 2 साल में कितने स्कूल खोले आपने? पिछले 2 साल में हमने पिछले साल 15 स्कूल खोले थे। इस साल हमने 38 स्कूल खोला है। और ये रफ्तार बढ़ेगी? अब लगभग हम लास्ट स्टेज में, जो हमारे स्कूल क्लोज थे वो लगभग अब सेचुरेशन की स्थिति में है। लगभग हम 350 में से 300 स्कूल लगभग अभी खोल चुके हैं। अब जो स्कूल बचे हैं वो अब चूँकि अब एरिया नॉर्मल हो गया है, तो जो हमारे हाई लेवल के स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे अभी पहुँचे नहीं हैं, जब बच्चे उस लेवल पे पहुँचेंगे तो वो स्कूल जो ऑटोमेटिक खुलना शुरू हो। और आप सर, आप क्या कौन से विभाग को देखते मैं तहसीलदार हूँ बीजापुर। हैं अभी? हाँ, बीजापुर तहसीलदार। तो आप लोग के भी चैलेंजेस क्या रह गए हैं? चैलेंजेस तो अभी लोगों का जो बेसिक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसके लिए शिविर लगा के सब डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया, हमने आधार शिविर लगा रहे हैं हर गांव में। आधार के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट है, जो 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं। 18 से एबव हैं उनके लिए मतदाता परिचय पत्र जो ईपिक है वो बनवाते हैं, उसके आधार पर ही आधार कार्ड बनता है। तो अभी जो नियत निलनार 2.0 जो शिविर चला है अभियान, उसमें 31 प्रकार के जो स्कीम्स है गवर्नमेंट के, उसका एक एक व्यक्ति का आइडेंटिफाई किए कि कौन से व्यक्ति के पास कौन सा डॉक्यूमेंट है और कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसका भी सेक्चुरेशन कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं सबका। आधार बहुत मोस्ट है, क्योंकि डीबीटी वगैरह के माध्यम से गवर्नमेंट की हर स्कीम्स में वो उपयोग होता है। तो सबसे फोकस अभी शिविर लगा के आधार कार्ड बनवा रहे हैं। उनके पास अभी आधार कार्ड ही नहीं थे। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो वो भी बनवा रहे हैं जी। मतलब आप सोचिए कि पहली बार उनको पता चल रहा है कि भारत सरकार नाम की कुछ चीज़ होती है, और मतलब जानते तो रहे होंगे लेकिन उनको पहुंचने ही नहीं दिया। जब इनकी सड़कें नहीं पहुंची, इनके अधिकारी नहीं पहुंचे, तो उन तक कोई योजना कैसे पहुंचेगी? तो अब धीरे धीरे आप सोचो कि आधार कार्ड हम सबके कब बने थे? हम जब छोटे थे तब हमारे आधार कार्ड बन गए थे। अब इन इलाकों में आधार कार्ड बन रहा है, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। हाँ, बनवाने के लिए अब खुद होके सामने आ रहे हैं कि हमको ये डॉक्यूमेंट बनवाना है। गांव में जाते हैं तो बताते हैं, वहाँ गांव की जो समस्याएं हैं वो सब बताते हैं, हम सब मिलके उनको सॉल्व करना। लोग ऐसे करते रहिए और एक एग्जाम्पल सेट किए। लास्ट में मुझे अमन जी एक बात बता दी, अभी आईडीज़ बची हुई हैं ज़मीन के नीचे, वो कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, बीजापुर में बिकॉज़ यहाँ पे जन मिलिशिया बहुत लंबे समय से एक्टिव था, तो बीजापुर के लिए बहुत ही एक यूनिक चैलेंज रहा है। हम लोगों ने जिन लगभग सभी रूट्स को, जो हमारे आर्टीरियल रूट्स हैं, जो हमारे रूट्स जैसे कि PMJSY का रोड है या जहाँ हम ऑपरेशंस करने जाते हैं, हम उसको निरंतर डीमाइनिंग करते रहते हैं। कैंप्स हैं, कैंप्स अपने AOR में लगातार डीमाइनिंग करते रहते हैं। लेकिन जो एरिया बहुत इंटीरियर है, कि जहाँ गांव भी नहीं है या कोई ऐसा हिली टेरेन है जो नक्सलियों के लिए पहले भी ट्रांजिट के लिए इम्पोर्टेंट रहा हो, उन क्षेत्रों में अभी भी हमें सुरक्षा और प्रिकॉशन की ज़रूरत तो है। मतलब कोई ऐसे गाय चराने नहीं जा सकता है, मतलब आम आदमी भी अपने गांव के आसपास, चूँकि गांव पहले से इनहेबिटेड रहे हैं, अगर आसपास कैंप्स हैं और वहाँ पे हम लोगों ने उसको डीमाइनिंग किया हुआ है, तो मैं कहूँगा अब प्रिडोमिनेंटली ज़्यादातर एरिया में आप आराम से घूम सकते हैं
बट कुछ कुछ पैचेस में अगेन प्रिकॉशन की ज़रूरत तो है। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को लास्ट बताते चलो। बस्तर आप पहली बार आए होगे पोस्टिंग होने के बाद, और आपने तो मतलब एडवेंचर मिस एडवेंचर सब देख लिया है। बस्तर कैसा है, बहुत कितना लग रहा है? लोग आ सकते हैं एज क्योंकि आप वर्दी में हो, आप भरोसा दोगे तो लोगों को ज़्यादा भरोसा होगा, हमारे कहने से नहीं मानते। बट बताओ आपको एज ए होल बस्तर कैसा लगा, और क्या यहाँ टूरिज़्म की संभावनाएँ हैं? जी, यहाँ टूरिज़्म की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि आपने भी यहाँ घूम के देखा होगा कि यहाँ बहुत ही प्रिस्टीन फॉरेस्ट है। यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी का अबंडेंस है वो अनपैरेलल्ड है कई तरीक़ों से। तो बाहर के टूरिस्ट यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं। इवन प्रशासन भी है, डीएम सर है, और उनके जो अलग अलग विंग हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कायाकिंग को तो कहीं मतलब राफ्टिंग को, इन चीज़ों को पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कहीं पे वो स्टडीज़ वगैरह करवा रहे हैं कि यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं। सो फॉर द पर्पज़ ऑफ टूरिज़्म एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इट इज़ फुल्ली सिक्योर, एंड लोग जब चाहें यहाँ आ सकते हैं, जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय द वे मैं आपको बताऊं कि ये डॉक्यूमेंट्री शूट करने के बाद अब मुझे दूसरे ज़िले जाना है, और रात के डॉक्यूमेंट्री दिखाने के बाद 9 बज रहे हैं, तो मैं रात में भी जाऊंगा तो मुझे कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि इन लोगों ने इलाके को सैनिटाइज़ कर रखा है, और बहुत कमाल का काम हुआ। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने समय निकाला और देखने के लिए आए, थैंक यू सो मच। आप देखिए ज़रूर न्यूज़ पिंच की ये डॉक्यूमेंट्री, और हमारा मकसद यही था कि हम उन लोगों को जाकर दिखाएं जो ज़्यादा जिनके बीच हमने किया, या जिनके काम को दिखाया है, उनको अगर दिखाएंगे तो शायद उनको अच्छा लगेगा अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देख करके। और पहली बार हमने बड़ी स्क्रीन पे अपनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई, तो थैंक यू सो मच। देखते रहे न्यूज़ पिंच, शुक्रिया।